हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की जो आपकी प्रिपरेशन है बहुत ही सही दिशा के अंदर चल रही होगी। तो उसी सिलसिले में आज प्रैक्टिस सेट 6 हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्रैक्टिस सेट होते हैं वो कॉमर्स प्लस जीएस के पैटर्न पर बेस्ड होते हैं, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट के अंदर सिर्फ हम कॉमर्स के 30 ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के ऊपर प्रिपेयर किए गए हैं और हूबहू पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस हैं। आपको कोशिश करनी है कि करीब करीब 75% से ज़्यादा का स्कोर आपको इन क्वेश्चंस में करना है, और अगर आपका स्कोर 75% से ज़्यादा होता है तो यकीनन आपकी तैयारी बहुत ही सही दिशा में है और आप बिल्कुल प्रबल दावेदार हैं अपनी सीट को पक्का करने में। अगर आपको किसी भी तरीके के नोट्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके के प्रैक्टिस सेट्स की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूं जिसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। वहां पे इस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे नोट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई हैं। ये जो लेक्चर होगा आपका, ये लेक्चर कॉमर्स से संबंधित सारी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप पीजीटी कॉमर्स की एग्ज़ाम देते हो या यूजीसी नेट कॉमर्स की एग्ज़ाम देते हो या यूजीसी नेट मैनेजमेंट हो या जीआईसी लेक्चरर की एग्ज़ाम हो। सारी एग्ज़ाम जो कॉमर्स विषय पर डिपेंडेंट हैं उन सारे एग्जाम्स के लिए ये लेक्चर मेरा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे, इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। भारत सरकार के द्वारा पहली बार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी कब लॉन्च की गई। आपके पास गिवन ऑप्शन 4 हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1990 के अंदर भारत के द्वारा पहली एक्जिम पॉलिसी लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन इज रिलेटेड मेनली टू। जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन है वो बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है। देखिए, इस प्रैक्टिस सेट को आपके द्वारा अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताना है। जैसे क्वेश्चन वीडियो में आपके सामने बोला जा रहा है, आपको फटाक से पॉज करके अपना आंसर बताना है, देन मैच करना है, फिर आप इस तरीके से आगे धीरे धीरे करके बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन जो है वो किसके साथ संबंध रखता है, वो कंट्रोलिंग के साथ, नियंत्रण के साथ संबंध रखता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें से रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन सा है। तो रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन आपका है एलआईसी, भारत का एलआईसी ऑर्गेनाइजेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये आपके पैसे को वापस फिर से कहीं ना कहीं रीफाइनेंस करता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। पूछा जा रहा है आपसे, कैश फ्लो अराइविंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड इन कैश ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज इज अ कैश फ्लो फ्रॉम। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझ के बताना है। क्वेश्चन में है कि कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम इंटरेस्ट पेड इन केस ऑफ फाइनेंशियल इंटरप्राइज। एक ऐसी इंटरप्राइज जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का ही काम करती है, यानी बाय नेचर वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का काम करती है और उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरेस्ट पे किया है। तो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरेस्ट पे किया है तो उसके लिए ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि अगर आपका काम ही फाइनेंस में डील करना है, पैसे लेने देने का आप काम करते हैं, तो फाइनेंस लेना देना आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी, ना कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अगर आपने इंटरेस्ट पे किया है तो ये होगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज, भारत का जो रिजर्व बैंक इंडिया है वो क्या है। तो वो कैसी और संस्था है, वो एक स्टैचुरी कंपनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसी कंपनी है, स्टैचुरी कंपनी है, जिसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। तो आपको इसके बारे में कुछ तथ्य भी ध्यान रखने हैं। इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था 1935 के अंदर हुआ था और इसका जो नेशनलाइजेशन है वो 1949 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसके जो वर्तमान में गवर्नर हैं वो 1980 बैच के आईएएस ऑफिसर शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। रिजर्व रेपो रेट इज टूल यूज्ड बाय आरबीआई। तो जो रिजर्व रेपो रेट टूल है वो बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इस्तेमाल किया जाता है एब्जॉर्ब लिक्विडिटी के लिए। अगर लिक्विडिटी को ख़त्म करना हो, मार्केट में लिक्विडिटी जाता है उसे कम करना हो, तो हम क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, रिजर्व जो रेपो रेट है उसका इस्तेमाल करती है आरबीआई। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 7 में है, एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन। एक्सेस कैपेसिटी को किस मार्केट कंडीशन में नोटिस नहीं किया जाता है। तो ये नोटिस नहीं किया जा सकता है आपका किसमें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। अगर आपकी एक्सेस भी कैपेसिटी है तब भी आप उसका इस्तेमाल करके कुछ खास उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन
प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, इंडिफरेंस कर्व की कौन सी को जो प्रॉपर्टी है वो कॉमन नहीं है। तो इसमें ये जो आपका सी है, द इंडिफरेंस कर्व कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, इंडिफरेंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर होता है, यानी दो आईसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसका फिलहाल जो आपकी सी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो गलत है। बाकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है लेफ्ट टू राइट और कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, लेकिन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो इसका सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंज्यूमर बिहेवियर डज नॉट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। तो कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटी नहीं आती? कंज्यूमर बिहेवियर में प्रोड्यूसिंग जो एक्टिविटी है वो नहीं आती। कंज्यूमर बिहेवियर में हम कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, उसमें हम लोग और भी चीज़ों की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन 10 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीडेशर ऑफ IRDA 1999। IRDA एक्ट का जो प्रीडेशर है आपका वो क्या हो, उसमें से कौन एक्ट है आपका? तो इसका जो एक्ट है वो है आपका 1938, जो आपका बेसिकली 1999 के अंदर IRDA एक्ट बना हुआ था। वो बना था किसकी जगह पे? इंश्योरेंस एक्ट 1938 की जगह पे उसको बनाया गया था। यानी जब 1938 था, 8 को ख़त्म किया गया, ये कह सकते हैं कि 1998 जब आ गया तब से 38 की वैल्यू लगभग कम या ख़त्म होने के बराबर हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे, इफ़ अ सैंपल इज टेकन एट रैंडम ऑफ पॉपुलेशन। अगर कहा गया कि पॉपुलेशन में से सैंपल को रैंडमली लिया गया है, इट इज़ लाइकली टू पजेस ऑलमोस्ट द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज द पॉपुलेशन। कहा गया कि जब हम पॉपुलेशन से एक रैंडम कोई सैंपल लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उस पॉपुलेशन में भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो सैंपल के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट द अबव। इस केस में कौन सा जो लॉ है वो अप्लाई होता है? तो इसमें जो आपका बेसिकली लॉ अप्लाई होता है वो होता है लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी। जो स्टैटिकल रेगुलेटरी का एक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई मेजर्स। तो कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है एक्स और वाई, ये क्या मेजर करता है? तो ये बेसिकली मेजर करता है आपका इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो एक दूसरे के जो प्रोडक्ट डेविएशंस होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशंस होते हैं, उनको मेजर करता है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम केप्ट आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ GST। इसमें से किस चीज़ को GST के बाहर रखा गया है? तो इसमें फिलहाल GST के बाहर जो रखा गया है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को रखा गया। पेट्रोलियम आज भी GST के पैटर्न में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा गया विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसमें से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन नहीं आता है? तो इसके अंदर वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन नहीं आता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अपने आप में एक अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है। ये IMF जो है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर नहीं आता है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन कौन आता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप में IDA आता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC आता है, मीगा आता है, IBRD आता है, IBRD और एक ICSID। 5 संस्थान इसके अंदर आते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे, द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूजली अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ। तो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम किस टर्म के अंदर समझ सकते हैं? तो इसका जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो सही मतलब है वो स्ट्रक्चर है एज वेल एज प्रोसेस है। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर कंट्री इन एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशन। इसमें से कौन एशियान का मेंबर नेशन नहीं है? ऑप्शन में सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और जापान। इतने ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको पढ़ के ही ध्यान आ रहा होगा। जापान जो होता है, जापान जो है वो एशियान का मेंबर नहीं है। सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड ये इसके मेंबर नेशन है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मिक्स मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियली अ वायोलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ। तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किस प्रिंसिपल का वायोलेशन है? तो मैट्रिक ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनिटरी ऑफ कमांड का वायलेशन है, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक जो सुपरवाइज़र होगा, एक जो सबऑर्डिनेट होगा वो एक बॉस की बात को सुनेगा, लेकिन मैट्रिक्स में बेसिकली ऐसा नहीं होता है। तो ये इसका क्या है? इस लॉ का वायलेशन है। क्वेश्चन 17 के बाद 18 की तरफ बढ़ेंगे, अ पर्सन्स डिस्टिंग्विशिंग साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट लीड टू रिलेटिवली कंसिस्टेंट एंड एंड्यूरिंग रिस्पॉन्सेज टू हिज और हर एनवायरनमेंट।
इसका सही जो होगा आपका वो होगा पर्सनालिटी। कहा गया एक आदमी की जो पर्सनालिटी होती है वो साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग बनाती है, और वो अपने मतलब जब इन फ्रंट ऑफ अदर पर्सन वो किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो होता है बेसिकली पर्सनालिटी। क्वेश्चन 18 के बाद हम बढ़ेंगे 19 पे। यहाँ पूछा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कौन सा जो प्रमोशन होगा वो सबसे परफेक्ट होगा, तो वो होगा आपका पर्सनल सेलिंग। क्योंकि जब हम किसी इंडस्ट्री के गुड्स को बेचते हैं तो हमारी कोशिश होती है हम रिटेलर्स को बेचते हैं, और रिटेलर को सेल करने के लिए आपको परफेक्ट तरीके से पर्सनल सेलिंग करनी पड़ती है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ेंगे। द फर्स्ट आरआरबी वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया। जो पहली आरआरबी थी वो कब इस्टेब्लिश करी गई थी, तो वो बेसिकली आपकी इस्टेब्लिश करी गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पहली आरआरबी जो थी रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपकी 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1975 में इस्टेब्लिश की गई थी। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 21 की तरफ। 21 जो क्वेश्चन है आपसे वो ये पूछ रहा है कि इन द लाइन एंड स्टाफ द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। तो लाइन एंड स्टाफ में मार्केटिंग मैनेजर का फंक्शन क्या होता है, वो होता है इन्फॉर्म द लाइन। बेसिकली वो क्या करता है, लाइन को इन्फॉर्म करने का, सॉरी इन्फॉर्म नहीं होता, एडवाइस द लाइन होता है, लाइन को एडवाइस करने का काम करता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ेंगे। द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड फॉर वर्किंग कैपिटल शुड बी मेट फ्रॉम लॉन्ग रन सोर्सेस इज कॉल्ड। तो कहा गया द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट ऑफ टोटल फंड फॉर वर्किंग कैपिटल शुड बी मेट फ्रॉम लॉन्ग रन सोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, ये होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। ये इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लीस्ट सक्सेसिबल सस्टेबल जो है आपका टू पर्सनल बायसेस। तो इसमें पर्सनल बायसेस के हिसाब से कौन सी जो है वो सबसे मतलब कह सकते हैं पर्सनल बायसेस सबसे कम किस टेक्निक के अंदर होता है, तो सबसे कम होता है आपका फोर्थ चॉइस मेथड के अंदर। इसमें आपका जो बेसिकली लीस्ट मतलब पॉसिबिलिटी होती है बायसनेस की। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो नेगोशिएबल में कौन नहीं आता है, म्यूचुअल फंड नेगोशिएबल में नहीं आता। चेक हो गया, बिल हो गया, ड्राफ्ट हो गया, प्रोमिसरी नोट, ये सब कुछ आता है। बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका जो है चलापाती राव कमेटी जो है वो बेसिकली किस चीज़ के रिकंस्ट्रक्शन से संबंधित है, तो ये जो आपका संबंधित है रीजनल रूरल बैंक। ध्यान रखिएगा आरआरबी से संबंधित है कौन, चलापाती राव कमेटी। इसका टी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। इसे पूछा गया है फार्मूला ऑफ नेट कैश ऑफ अ प्रोजेक्ट। तो नेट कैश ऑफ प्रोजेक्ट निकालने का जो फार्मूला होता है वो इस्तेमाल किया जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। ध्यान रखिएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इशू फॉर विच एन एग्रीमेंट हैज़ नॉट बीन मेड बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज़। यानी कि कहा गया इसमें कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो बेसिकली एक एग्रीमेंट नहीं है 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में, तो वो है आपका डीप सी माइनिंग इन नॉन कोस्टल एरिया ऑफ ओशियन। ये इसका बेसिकली बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पूछा गया है कि वायर्स आर लेस प्राइस सेंसिटिव व्हेन दे कैन नॉट ईजिली कंपेयर द क्वालिटी सब्स्टिट्यूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्राइस सेंसिटिविटी इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट। कहा गया कि जो बायर होते हैं, बायर प्राइस के बारे में जो आपके बेसिकली कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनको आसानी से मतलब कह सकते हैं उनको हम लोग बहुत आसानी से उनके वैल्यू को नहीं आकलन कर पाते हैं, तो उस केस में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही आ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका नन ऑफ द एबव। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट अवेयरनेस में भी क्या होता है कि बायर प्राइस लेस प्राइस सेंसिटिव होता है, यूनिक वैल्यू होगी तब भी लेस प्राइस सेंसिटिव होगा, और क्वालिटी इफेक्ट होगा तब भी होगा, तो नन ऑफ द इसका एबव सही ऑप्शन है। फिर है आपका डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट इम्पिटर। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट इम्पिटर है वो कहाँ पे लगता है, इसका दूसरा नाम है बायर शुड अवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्टिंग ऑफ बाय, यानी इसको बायर मस्ट बी बेयर भी बोलते हैं। यानी कि एक कस्टमर जब कभी किसी प्रोडक्ट को खरीदने जाए तो उसके संबंध में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनकी सही तरीके से जांच कर ले तब प्रोडक्ट को खरीदे, क्योंकि अगर बिना किसी जांच के कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ बायर होगा। और आखिरी क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, मिलर और मॉडल इज यूज्ड अ मैनेजमेंट ऑफ। तो मिलर और मॉडल जो हो किसका है मॉडल, ये कैश मैनेजमेंट का मॉडल है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो आज के जो ये प्रैक्टिस सेट था, इसके अंदर हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखे जो कि आपके यूपीएससी सिलेबस से संबंधित हैं और आपके एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हैं। तो अगर आपका स्कोर 75% से ज़्यादा है तो आपकी जो तैयारी है लगभग सही दिशा में है और इसे और बेहतर करने की कोशिश करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।